जहां एक और हमारे सामने चुनौती है वैश्विक महामारी कोविड-19 की, और दूसरी ओर हमारे सामने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के विजन के रूप में देशवासियों के सामने आई है। इन दोनों में से बहुत कुछ हम लोग ले सकते हैं। याद करना, किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी समाज की योग्यता और क्षमता सामान्य अवसर पर तो हर एक अपनी क्षमता और योग्यता को प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन चुनौती से उभरा हुआ आग से तपा हुआ सोना ही खरा होता है। और मुझे लगता है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम शैक्षणिक जगत की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए शैक्षिक क्षेत्र के शोध की उत्कृष्टता को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए जो एक मूल मंत्र लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे का ध्येय था, उस ध्येय वाक्य को बनाए रखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय ने कोविड-19 की इन चुनौतियों में न केवल तकनीक का उपयोग करते हुए वर्चुअल क्लासेस प्रारंभ की। अभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल यानी आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए किए जा रहे प्रयास इन 100 वर्षों की उपलब्धियों के साथ एक सोने में सुहागे का काम करता है। इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार का को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। मित्रों, जब 100 वर्षों की अपनी यात्रा को लखनऊ विश्वविद्यालय आज अपने उन सुनहरे स्मृतियों को एक बार स्मरण कर रहा है, ढेर सारी उपलब्धियां आपके पास, किसी शैक्षणिक संस्थान के पास अपनी उपलब्धियों में ये हो सकता है कि उन्होंने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार की विभूतियों को आगे बढ़ा करके लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को पूरा करने के लिए क्या कुछ किया है, क्या कुछ दिया है, इन सब को मूल्यांकन करने का एक अवसर भी इस 100 वर्षों की यात्रा हमें प्रदान कर रही है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय भी बड़े गौरव के साथ कह सकता है कि हमने इस देश को राष्ट्रपति दिया है, हमने इस देश को न्याय के क्षेत्र में न्याय की उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए न्यायमूर्ति प्रदान किए हैं, हमने शासन प्रशासन की व्यवस्था को उत्कृष्ट और संवेदनशील बनाए रखने के लिए अनेक प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं, हमने भारत के लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनेक राजनेताओं को भी इस विश्वविद्यालय ने दिया है, और शिक्षा की उत्कृष्टता को बनाए रखने के साथ ही शोध की उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने के लिए भी अनेक आचार्य और वैज्ञानिक भी इस विश्वविद्यालय ने दिए हैं। व्यापार और निवेश के क्षेत्र में कार्य करने वाले अनेक उद्योगपति भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने दिए हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक लंबी श्रृंखला है, उस लंबी श्रृंखला को सजोने का एक अवसर भी यह अवसर हमें प्रदान कर रहा है, क्योंकि जब हम अपना मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन में ये सब एक एक नग, एक एक उपलब्धि के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ जुड़ती हुई दिखाई देगी, और लखनऊ विश्वविद्यालय अपने स्वयं के मूल्यांकन का एक अवसर अपने पास ढूंढ पाएगा। याद रखना, भारतीय मनीषा ने जब ज्ञान की बात की, उसने कभी ये नहीं कहा कि परीक्षा पास कर लेना ही सच्चा ज्ञान है। सा विद्या या विमुक्त। ये हमने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी वर्ष आई है,
और अलग अलग चरणों में इसे लागू करते हुए 2022 तक पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरह लागू होगी। इसका उद्देश्य भी यही है, सा विद्याया विमुक्तये, यानी ज्ञान केवल एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है, उसका एक व्यावहारिक पक्ष भी है। और जब दोनों में हम समन्वय स्थापित करेंगे तो कोई भी हमारा नौजवान अपना सर्टिफिकेट, अपना डिग्री का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद अपने आप को असहाय महसूस नहीं करेगा, बल्कि वह एक स्वावलंबन का जीवन न केवल अपने पैरों पर खड़ा होकर के आगे बढ़ाने में सक्षम होगा, अपितु समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी स्वावलंबन का एक नया संदेश देने में सक्षम होगा। यह इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ आज जोड़ने का जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण प्रारंभ हुआ है, मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय अपने 100 वर्षों की इस मूल्यांकन गाथा के साथ इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को साथ जोड़ करके जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा तो स्वाभाविक रूप से हम नए प्रतिमान स्थापित करने में सफल होंगे। और इस दिशा से एक नया अवसर हमें शताब्दी वर्ष का एक कार्यक्रम यहां पे प्रदान कर रहा है। मैं अक्सर इस बात को देखता हूं, और मैंने पिछली बार भी लखनऊ विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में यहां पर आकर के तब भी मैंने इस बारे में अनुरोध किया था, और मैं अक्सर इस बात को देखता हूं कि हमने शिक्षण संस्थान खोल दिए, स्थापित भी किए, लेकिन जन सरोकार से उनको उतना ही दूर भी कर दिया जाता है। हम अपने कार्यक्रम आयोजित करते हैं और खासतौर पर अगर शिक्षण संस्थानों की आप बात करते हैं तो शिक्षण संस्थानों में केवल छात्र ही उसका एक हिस्सा नहीं होता, एक पार्ट नहीं होता है, और केवल शिक्षक भी नहीं होता है, अभिभावक की भी उतनी बड़ी भूमिका होती है, वहां से जुड़े हुए पुरातन छात्रों की भी बड़ी भूमिका होती है। उसमें से बहुत सारे लोग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी रखते हैं, अभिभावक भी अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े होंगे, उनके पास भी जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर होगी। और याद रखना, ज्ञान का क्षेत्र बहुत विराट है, बहुत विस्तृत है, उसे हम एक सीमित दायरे तक कैद करके नहीं रख सकते। इन सब के साथ बेहतर संवाद के माध्यम से जब हम किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो उसका जो परिणाम आएगा वह उस ज्ञान की गुणवत्ता को बनाए रखने के साथ ही आपके शोध की उत्कृष्टता को भी एक नए स्तर तक पहुंचाने में बहुत निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और मैं इसीलिए इस बात को बार बार सभी शिक्षण संस्थानों से कहता हूं कि केवल संस्थान स्थापित करने से नहीं, हमने स्थानीय स्तर पर आम जनमानस के साथ जुड़ने और स्थानीय समस्याओं से अपने आप को जोड़ने के लिए कौन सा कार्य प्रारंभ किया। अक्सर होता कोई चुनौती आती है, हम सब हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय चुनौती आई, उन्होंने सैनिटाइजर बनाना प्रारंभ कर दिया। केमिस्ट्री की लैब आपके पास है, आप कर सकते थे, कोई भी कर सकता था। और मुझे लगता है हर कस्बे में एक कोई ना कोई इंटर कॉलेज है, कोई ना कोई डिग्री कॉलेज है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लैब सबके पास है। वे लोग वहां पर सैनिटाइजर बनाने का काम हर एक स्तर पर हो सकता था, एक सामान्य फार्मूला था। हम उस सूत्र का उपयोग करते हुए, इस कार्य को करते हुए लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सकते थे। लेकिन चूंकि हमें इस प्रकार की प्रेरणा नहीं थी, इसलिए हर एक व्यक्ति अपने को केवल इस भरोसे था कि जब सरकार की तरफ से सैनिटाइजर आएगा,
सरकार की तरफ से जब ये पहल होगी तब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कोई भी समाज तब तक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर नहीं बन सकता जब तक वह सरकार का पिछलग्गू होगा। समाज जब आगे चलेगा, सरकारें पीछे रहेंगी, तो कोई भी समाज और कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर बन सकता है, स्वावलंबी बन सकता है, और स्वावलंबी समाज ही आत्मनिर्भरता की गारंटी हो सकता है। लेकिन जब सरकार आगे रहेगी और समाज पीछे रहेगा, तो हमें हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए सरकार पे निर्भर रहना पड़ेगा। और दुर्भाग्य से हम लोगों ने आजादी के बाद इस देश को उसी दिशा में ले जाने का प्रयास किया, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से एक बार फिर से समाज को आगे करके और सरकार को इसके माध्यम से समाज को स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का जो एक अभिनव प्रयोग प्रारंभ किया है, यही न केवल एक भारत श्रेष्ठ भारत का मूल मंत्र है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का भी मूल मंत्र यहीं से प्रारंभ होता है। हम लोगों को उस दिशा में प्रारंभ करना होगा। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक कार्यक्रम प्रारंभ किया, मुझे याद है जब 2018 में उत्तर प्रदेश की प्रथम स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर नहीं मनाया जाता था, जनता के स्तर पर भी नहीं। मुंबई में एक कार्यक्रम होता था, शेष अन्य जगह इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं होते थे। हमारे तत्कालीन यहां के माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने सरकार को पत्र लिखा, सरकार को प्रस्ताव अच्छा लगा, और हम लोगों ने आपस में मंत्रिमंडल के साथ बैठ के तय किया कि हम लोग 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के, क्योंकि नोटिफिकेशन इस तिथि को जारी हुआ था, इसलिए इस तिथि को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में हम प्रतिवर्ष मनाएंगे। राज्य स्तर पर भी जनपद स्तर पर भी समारोह होने लगे। लेकिन प्रथम स्थापना दिवस का कार्यक्रम 69 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश मना रहा है। क्या इसके पीछे कौन सा ऐसा कार्यक्रम हम प्रारंभ करें जो कार्यक्रम इसके साथ, इसकी स्मृतियों के साथ जुड़ सके और उत्तर प्रदेश वासियों को आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर कर सके। और उस समय 2018 में हम लोगों ने प्रारंभ किया था एक जनपद एक उत्पाद का अभिनव कार्यक्रम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और आज आप देख रहे होंगे कि पूरे देश के अंदर केंद्रीय बजट में भी, यूनियन बजट में भी आज इसका प्रावधान हो रहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उत्तर प्रदेश शासन की इस अभिनव योजना को पूरे देश के अंदर लागू करके हर एक जनपद को उसको अपने उत्पाद को पहचानने, उसकी ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी डिजाइनिंग, इन सब को प्रमोट करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट यहीं से प्रारंभ होता है। यही आत्मनिर्भर भारत की मजबूत कड़ी बन सकती है, यही आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बन सकती है। और उस आत्मनिर्भर भारत की मजबूत कड़ी के साथ अगर हमारे शिक्षण संस्थान जुड़ जाएं, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे महाविद्यालय, हमारे तकनीकी संस्थान, ये सभी इसके साथ जुड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हर एक हाथ को काम और हर एक खेत को पानी देने में फिर कहीं कोई देर नहीं लगने वाली है। रोजगार की व्यापक संभावना इससे विकसित होने वाली है। हर एक नौजवान, मुझे याद है मैंने एक बार एक तकनीकी संस्थान के 20 छात्रों को अपने पास बुलाया। मैंने उनसे इस बारे में पूछा, मैंने कहा आप लोग क्या करना चाहते हैं? 20 में से 15 छात्र ऐसे थे जिन्होंने मुझे इस बारे में कहा कि हमें कोई सरकारी नौकरी नहीं, हमें अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना है। स्टार्टअप स्थापित करने के लिए कुछ पूंजी की आवश्यकता हमें तात्कालिक रूप से पड़ेगी। क्या इसके लिए शासन की कोई स्कीम है? मैंने उसको देखा, मैंने कभी आप कैसी बात कर रहे हैं? सरकार का इतना प्रचार होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर
प्रधानमंत्री बनने के बाद नई स्टार्टअप की नीति लागू की, नई स्टैंडअप की नीति लागू की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उन्होंने लागू की, मेक इन इंडिया की योजना को, डिजिटल इंडिया की नीति को लागू की। और ये सब क्या हम स्कूल कॉलेजेस में, सब संस्थानों में क्या हम इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं देते हैं क्या? और छात्र अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं, उन छात्रों को अपने स्टार्टअप को स्थापित करने के लिए छोटी पूंजी की आवश्यकता है, लेकिन हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में उन छात्रों को अवगत नहीं कराया। और इसका परिणाम है कि जो छात्र अपने नवाचार के माध्यम से शासन की योजनाओं के साथ जुड़कर स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करके ढेर सारे रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते थे, उन छात्र छात्राओं को शासन की योजनाओं के साथ न जोड़ने के कारण वे उनसे वंचित हैं और वे चाहते हुए भी उनको नौकरी के लिए भटकना पड़ता है। हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। वोकल फॉर लोकल के बारे में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के एक जनपद में हमने पहले चरण में एक उत्पाद ढूंढा, क्योंकि मुझे इस बारे में लगा, जब हम लोग आए कि इतने ढेर सारे रोजगार हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे ढूंढेंगे, कहां से लेके आएंगे, तब तक प्रदेश में निवेश के लिए भी अनुकूल वातावरण नहीं था। हमने एक एक जनपद की मैपिंग करवाई और एक एक जनपद की मैपिंग के बाद हमारे सामने जो बात सामने आई कि ये प्रदेश तो इस दिशा से बहुत समृद्धशाली रहा है। क्या स्थिति थी 1947 में देश की, प्रदेश की और देश की? 1947 में उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम देश की पर कैपिटा इनकम से ज्यादा थी, और 70 वर्ष में 2017 तक पहुंचते पहुंचते हमने उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम की 1/3 तक हम आधी, यानी 1/3 तक हम आ गए। कहां पे चूक हुई? और अगर उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जिस राज्य पर में अपार संभावनाएं हैं, इस राज्य में प्रति व्यक्ति आय कम होगी, यहां का ऊर्जावान नौजवान यहां से पलायन करेगा, अगर यहां के रोजगार की संभावनाएं क्षीण होंगी और यहां की परंपरागत उद्यम और उत्पाद को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो फिर इसका प्रभाव नेशनल एवरेज में पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि देश का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है। अगर हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो आत्मनिर्भर की वह शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है। अगर हमें भारत को स्वावलंबी बनाना है तो इसके लिए उत्तर प्रदेश। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में यही बात चल रही थी। जब आजादी के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर न केवल स्वच्छता के माध्यम से स्वास्थ्य की गारंटी की बात की और देश के नागरिकों का आह्वान किया कि यह न केवल हमारे स्वास्थ्य की गारंटी है बल्कि नारी गरिमा के सम्मान की रक्षा भी, तो प्रश्न खड़ा हुआ उत्तर प्रदेश में क्या होगा? क्योंकि अकेले उत्तर प्रदेश में 2,61,00,000 से अधिक शौचालय बनने थे। पहले 2.5 वर्ष में मात्र 43 लाख बन पाए थे। शेष 2.5 वर्ष के अंदर शेष शौचालय कैसे बन पाएंगे?
हमारे पास उस प्रकार की प्रतिभाएं थी, हमारे पास उस प्रकार का मैन पावर था, हमारे पास उस प्रकार के संस्थान थे जहां पे हम ट्रेनिंग दे सके, जहां पे हम उन्हें एकजुट करके 10 दिन 15 दिन का एक सामान्य ट्रेनिंग दे करके उन्हें इस योग्य बना सकें कि वे राजमिस्त्री के रूप में काम कर सकें, हेड मिस्त्री के रूप में काम कर सकें। एक मॉडल दे करके कि नहीं, इन कार्यक्रमों को इस रूप में आगे बढ़ाना है। और हमें 2.5 वर्ष में 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाने थे। जब हम लोगों ने सभी को जोड़ा आपस में, हमारे पास मैन पावर, हमारे पास लोग तो थे, उनकी ट्रेनिंग नहीं थी, उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रमों को हम लोगों ने एक साथ लिया। हमारे पास मटेरियल भी था, उस मटेरियल की उपलब्धता हो सके इसके लिए प्रशासनिक मशीनरी ने मिलकर के कार्य किया और उसका परिणाम था कि हमारे सामने था 5 वर्ष में 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाने का, लेकिन पहले 2.5 वर्ष बीत गए क्योंकि शासन ने रुचि नहीं दी। कुल 43 लाख ही स्थान करके बन पाए थे, अगले 2.5 वर्ष के अंदर बनाने थे। और इच्छा शक्ति हो तो सब संभव हो सकता है। हमने मात्र 1.5 वर्ष में 2 करोड़ 61 लाख शौचालय उत्तर प्रदेश के अंदर बना करके स्वच्छ भारत मिशन की सफलता में सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश ने दिया। ऐसे ही आत्मनिर्भर भारत में भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाने के लिए किए जा रहे आह्वान में उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे बड़ी हो सकती है। और वह ऊर्जा, उस प्रकार का पोटेंशियल उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। इसके लिए हमारे संस्थानों को आगे आना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा था कि जन सरोकार से हमारा कोई संबंध है या नहीं है, हमें आत्ममंथन किए जाकर करने की आवश्यकता है। क्यों नहीं हमारे शिक्षण संस्थान जन सरोकार से जुड़ पाते हैं? हम एक सामान्य नागरिक को उसके भरोसे क्यों छोड़ देते हैं? क्यों नहीं हम उसके बीच में कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं? और खासतौर पर जो मैंने आपको कहा, 2 चीजें हो जाएं, एक वोकल फॉर लोकल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के प्रति शिक्षण संस्थानों की सक्रियता, और दूसरा शासन की नीतियों के प्रति इन योजनाओं की जानकारी और उनसे अपने युवाओं को अवगत कराना, अपने छात्र छात्राओं को अवगत कराना। मैं प्रदेश के उत्कृष्ट तकनीकी संस्थान के छात्रों से जब संवाद करता हूं तो 15 में से 20 में से 15 छात्र ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं, हम नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन स्टार्टअप स्थापित करने के लिए लगने वाली पूंजी कहां से आएगी, ये हमारी चिंता का विषय है। और जबकि उससे 3 वर्ष पहले ही भारत के अंदर नई स्टार्टअप की नीति आ चुकी थी और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना घोषित हो चुकी थी। इसका मतलब ये है हम ज्ञान से अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं और अपने संस्थानों को शासन की योजनाओं के साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। हमें दोनों चीजें करनी होगी। लोकल की समस्याओं को जानने के लिए कैसे हम लोकल स्तर पर आत्मनिर्भरता का एक मंत्र आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ साथ शासन की योजनाओं को, स्टार्टअप इंडिया की, स्टैंड अप इंडिया की, डिजिटल इंडिया की, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, या मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना की, जो भी कार्यक्रम है, इन सभी योजनाओं को कैसे हम अपने संस्थानों के साथ जोड़ करके कुछ भी लोगों को हम आगे बढ़ा सकें तो अन्यों के लिए प्रेरित हो सकते हैं, अन्य लोग उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसका भाव आपको हर एक स्तर पर देखने को मिलता होगा। वह युवा भटकता है। हम लोगों ने दूसरी योजना लागू की अगले 2019 में, 24 जनवरी 2019 को, वह थी विश्वकर्मा श्रम सम्मान की और माटी कला बोर्ड की। आपने माटी कला बोर्ड का चमत्कार इस बार देखा होगा दीपावली के अवसर पर।
हर घर में मिट्टी के दीप जले हैं और बहुत सारी जगह गोबर के दीप भी जले हैं। मुझे याद है यहाँ पे हमारे अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी बैठे हुए हैं, वे धर्मार्थ कार्य विभाग के भी अपर मुख्य सचिव हैं। अयोध्या में दीपावली का आयोजन होना था 2017 में। आयोजन कैसे हो इसके बारे में जब चर्चा प्रारंभ हुई तो मैंने कहा कि दीपावली का उत्सव, दीपावली के उत्सव को अयोध्या के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इन लोगों ने कहा कितने दीपक जलेंगे? मैंने कहा भी क्या 51,000 दीपक जल सकते हैं? पता लगाया गया अयोध्या में 51,000 दीपक मिट्टी के नहीं। हम लोगों ने पूरे प्रदेश से 51,000 दीपक इकट्ठा करवाए थे और तब अयोध्या में हम दीपोत्सव के कार्यक्रम को संपन्न कर पाए थे। और इस वर्ष मैं पूरी अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल राम जी की पेड़ी के उस एक क्षेत्र की बात कर रहा हूं जहां पे 6,04,000 से अधिक दीपक जले थे और सभी मिट्टी के थे, सभी लोकल बने थे। माटी कला बोर्ड से बनाने वाले वहां के स्थानीय लोगों ने सभी मिट्टी के दीपक बनाए थे। यहां लखनऊ में एक प्रदर्शनी लगी थी माटी कला बोर्ड की, और माटी कला बोर्ड की जो प्रदर्शनी लगी थी इसमें जितने भी इस क्षेत्र में, इस फील्ड में कार्य करने वाले लोग हैं उन लोगों को अपनी इस प्रदर्शनी में अपने उत्पाद लेकर के आने के लिए आमंत्रित किया गया था। हमने गोरखपुर का जो उत्पाद रखा है वो टेराकोटा रखा है। टेराकोटा गोरखपुर के एक गांव में, गोरखपुर जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में गांव पड़ता है। उस गांव में कुम्हार जाति के लोग हैं, मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था। वे लोग स्थानीय स्तर पर टेराकोटा का सामान बनाते थे और टेराकोटा यानी मिट्टी की आइटम बनती, हाथ से ही सारा कुछ बनता और फिर उसको कलर भी नहीं करते। आग में जो उसको गर्म करके जब पकाया जाता है तो उससे कलर उसमें आता है। तो मैं अपने संसदीय क्षेत्र में निकला था, संसदीय क्षेत्र में निकला था, मैं उस गांव में गया। तो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, तो मैंने तो गांव में जाके उनके घरों में बैठा। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप लोग क्या काम करते हैं? क्योंकि मानसिकता तो थी कुमार है, मिट्टी का बर्तन बनाता होगा, मिट्टी के बर्तन में जो लोगों की आवश्यकता होती है उसके अनुसार। तो मैंने देखा अच्छा सा घोड़ा बनाया था, तो मैंने कहा ये सब क्या है? उन्होंने कहा ये हम बनाते हैं, टेराकोटा कहलाता है। तो मैंने कहा इसकी कहीं बिक्री होती है? कहा हाँ, कुछ लोग आ जाते हैं। मैंने कहा कहां बेचते हैं? कहा सड़कों पे ले जाकर बेचते हैं। मैंने कहा कोई समस्या? उन्होंने कहा कि हाँ हमारे सामने समस्या होती है, मिट्टी नहीं मिल पाती है। तो हमने लोकल स्तर पर जो प्रयास करना था हम लोग प्रयास किए, लेकिन केवल एक जनपद की, एक गांव की समस्या तो थी नहीं, पूरे देश प्रदेश की समस्या थी। हम लोग 2017 में जब सरकार में आए तो हम लोगों ने एक अनिवार्य व्यवस्था कर दी। अप्रैल से लेकर जून तक हर गांव का तालाब गांव के कुम्हार को फ्री में दे दिया जाएगा मिट्टी निकालने के लिए, और वो मिट्टी वहां से लेकर के चला जाए, उससे कोई शुल्क नहीं मांगा जाएगा। एक व्यवस्था बना दी, लेकिन उससे दो काम है। मिट्टी वो निकाल के लेके जाता है, उसको फ्री में मिट्टी मिलती है, लेकिन गांव को तालाब मिलता है जल संरक्षण के लिए, साफ सुथरा तालाब, नए सीजन में बरसात का जल एकत्र होने के लिए। दोनों काम हो गए। इस बार जब एग्जीबिशन लिखी यहां पे रखी थी तो मुझसे मिलने के लिए माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए लोग आए। गोरखपुर से जो इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, तो उसमें से एक नौजवान मुझे मिला, उसके 30-35 वर्ष की उसकी उम्र रही होगी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भी कोई बिक्री हुई? उसने कहा 3 दिन में 8 लाख रुपए का मिट्टी के बर्तन बेचा हूं, टेराकोटा का माल बेचा हूं 8 लाख रुपए का। कहा केवल एक आइटम मेरे पास बच गई है। जब मुझे जानकारी मिली कि आप लखनऊ में मौजूद हैं तो आपसे समय मांगने के लिए मैं आया हूं, इसको लेकर के आपके लिए लेके आया हूं, नहीं तो ये भी बिक रहा था, इसका भी मुझे 22,000 रुपया मिलना था और मैं 22,000 रुपये में नहीं बेचा। मुझे जानकारी मिली कि आप लखनऊ में हैं तो आपको देने के लिए मैं आया हूं। मैंने कहा भैया मुझसे ही 22,000 रुपया दे लो, मुझे ही दे दो। अब आप देख सकते हैं जिसका पहले कोई दाम नहीं था, आज 8 लाख रुपए 3 दिन के अंदर वही हमारा
परंपरागत हस्तशिल्पी या कारीगर कमा रहा है। हर एक जगह इस प्रकार की संभावनाएं हैं। हमने उसको प्रमोट करने का प्रयास नहीं किया। गांधी जी का स्वराज, ग्राम स्वराज की परिकल्पना तो इसी भारत से ही तो पैदा हुआ था, कहीं और जगह से नहीं। उसकी ये कॉन्सेप्ट इंग्लैंड ने नहीं दिया, ये भारत ने दिया था, गांधी जी ने दिया, जिसमें गांव का ही हर एक व्यक्ति, हर एक हस्तशिल्पी, हर एक कारीगर को पैसा नहीं रहा होगा, अनाज देकर के हम लोग उसकी भरपाई करते थे, लेकिन गांव में उसको सम्मान जरूर देते थे, उसकी कला को, उसकी हस्तशिल्प को। क्या हमारे विश्वविद्यालय, हमारे महाविद्यालय, हमारे तकनीकी संस्थान, हमारे अन्य वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए जो संस्थान है, क्या ये इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं? और या अपना तकनीक के बगैर आज के दिन पर कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। एक जड़ता आ जाएगी, उस जड़ता को तोड़ने की आवश्यकता है। तकनीक कितना कारगर हो सकता है, तकनीक नहीं होता तो कोविड-19 के दौरान अराजकता और अव्यवस्था का जो मंजर होता है, वास्तव में वह अकल्पनीय है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन को और उनकी दूरदर्शिता को सचमुच इस देश को और दुनिया को लोहा मानना चाहिए और उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि 2014 में जब जनधन अकाउंट खोलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्यक्रम प्रारंभ करवाया था कि हर एक गरीब का बैंक में अकाउंट होना चाहिए, अगर जनधन अकाउंट नहीं होता तो क्या गरीबों तक शासन की सुविधा पहुंच पाती? और इतना मैन पावर कहां से हम लोग लेके आते हैं? आज तो जनधन अकाउंट धारी हर महिला के खाते में पैसा जाना है, एक क्लिक किया, पैसा उतने करोड़ लोगों के खातों में चला गया। प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जाना था। इसके लिए एक क्लिक किया, 2 करोड़ लोगों के अकाउंट में पैसा चला गया। हमें प्रदेश के अंदर 87 लाख वृद्धावस्था पेंशनधारी, निराश्रित महिला पेंशनधारी और दिव्यांग पेंशनधारी जो लाभार्थी थे, उनके खातों में पैसा भेजना था। हमने एक क्लिक किया और पैसा उनके अकाउंट में पहुंच गया। यह तकनीक का कमाल है और बीच में कोई हेर फेर भी नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं कि अगर 2000 रुपया जा रहा है कि भाई देखो 1500 ही जाएगा, 500 रुपये नहीं जाएगा। और ये भी कोई नहीं कह सकता कि हम 100 रुपया भेजते हैं, नीचे 10 ही रुपया पहुंच रहा है। आज तो 100 भेज रहे हैं तो 100 का 100 लाभार्थी के खाते में जा रहा है। कोई बीच में उसको, कोई मीडिएटर बीच में उसमें कोई घालमेल नहीं कर सकता है, अपना हिस्सा लेने का तो साहस नहीं कर सकता है। यह है तकनीक का लाभ। और तकनीक का लाभ किस रूप में हुआ है? जो वर्चुअल क्लासेज चली है। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं छोटे बच्चों से बातचीत करता हूं। बहुत सारे लोग आते हैं अपने छोटे बच्चों को लेकर, मैं उनसे पूछता हूं तुम लोग स्कूल नहीं जाते हुए? कहते हैं साहब ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? कोविड है, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं खुल रहा है, लेकिन क्लासेस तो हमारी ऑनलाइन चल रही। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, यानी जो फर्स्ट में है, सेकंड में है, वे सब बच्चे बोल रहे हैं ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं। वर्चुअल क्लासेज, ई कंटेंट ने एक चेंज किया है, ज्ञान के दायरे को बढ़ाया है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो कार्य इस दिशा में किया, बहुत सराहनीय पहल थी। डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से नई नई चीजें देखने को मिली है, एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। ये चीजें इस बात को बताती हैं कि जितना विस्तृत हम कर सकेंगे ज्ञान के दायरे को और जितना व्यवहारिक बना पाएंगे, वह उतना ही उत्कृष्ट रूप में हम सबकी छवि को और हम सबको प्रस्तुत करने में सहायक होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय का 100 वर्षों का एक 100 वर्षों का एक कालखंड है, यानी उपलब्धियों से भरा पड़ा है।
याद रखना, अपनी उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति करना, लेकिन साथ साथ अपनी कमियों का भी मूल्यांकन समय समय पर करके उसका परिमार्जन करने की तैयारी करना है। व्यक्ति, संस्था या समाज, उसके आदर्श क्या हैं, कौन हैं, ये उसके आगे की यात्रा तय करती है। और जब हम लोग इस सभागार में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सभागार में आया, मैं ऊपर देख रहा था, संत तुलसीदास जी हैं, महर्षि भारद्वाज हैं, तारा मिहिर हैं, ऋषि कणाद हैं, सुश्रुत हैं, रामानुजम और आर्यभट्ट के चित्र यहां पर इस बात को प्रस्तुत करते हैं कि हम लोग अपनी ज्ञान की यात्रा को कहां और किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग ने जो अच्छे कार्य किए हैं, हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ। और मुझे लगता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब लागू हुई तो सबसे पहले उसका प्रेजेंटेशन और उसकी तैयारी उत्तर प्रदेश ने देश के सामने प्रस्तुत किया कि हाँ, हमने, क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी हम लोगों ने, शासन ने डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में बनाई और उन्होंने उस दिशा में लगातार बैठकें, लगातार माननीय राज्यपाल जी का मार्गदर्शन देकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। तो देश के अनेक संस्थान हमारे साथ बैठक करते हैं, पूछते हैं क्या इसमें प्रोग्रेस है यूपी की। उनको लगता है कि जो लोग तैयार होकर के आते हैं वो काम पहले यहां हो चुका होता है। ये उत्तर प्रदेश की तैयारी को प्रस्तुत करता है। दूसरा, यहां पर शैक्षिक कैलेंडर को जारी करते हुए शैक्षिक सत्र व्यवस्थित तरीके से उच्च शिक्षण का हो, माध्यमिक शिक्षा का हो, बेसिक शिक्षा का हो, नियमित रूप से आगे बढ़ रहा है। नकल विहीन परीक्षा हो, लेकिन एक शिक्षा की गुणवत्ता से युक्त माहौल हमारी शिक्षण संस्थानों में हो, इस पर भी बेहतर कार्य यहां पर हुआ। और इस दिशा में जो अलग अलग विश्वविद्यालयों के लिए कुछ नए स्थानीय स्तर पर शोध पीठ स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में ही आप देखें, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय रोजगार पीठ की स्थापना यहां पर हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना इस विश्वविद्यालय में की गई। अटल सुशासन पीठ की स्थापना भी इस विश्वविद्यालय में की गई। भावराव देवरस शोध पीठ की स्थापना भी इस विश्वविद्यालय में की गई। और कश्मीर शैव दर्शन और सौंदर्य शास्त्र पर अध्ययन और शोध के लिए भी अभिनव गुप्त के नाम पर भी एक शोध पीठ की स्थापना यहां पर की गई। ये विश्वविद्यालय के अंदर चलने वाले निरंतर उत्कृष्ट शोध और उससे संबंधित अध्ययन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की एक श्रृंखला का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश शासन ने ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम लोगों ने एक वैदिक विज्ञान शोध पीठ की स्थापना की। और आप देखना, बहुत उत्कृष्ट कोटि का शोध पीठ हो रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस कार्यक्रम को वहां पे आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। पूरी वैदिक परंपरा पर, रामायण की परंपरा पर, पुराणों की परंपरा पर उस शोध को आगे बढ़ाने के लिए क्या था? पुष्पक विमान। आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले पुष्पक विमान के बारे में लोग ये मानते रहे होंगे कि कपोल कल्पना है, लेकिन आज वे साकार हुआ है। आज तो लोग देख रहे हैं। क्या है ये ध्वनि विज्ञान? क्या है? मानव की चेतना का आयाम कहां तक विस्तृत है? मुझे लगता भारतीय मनीषा बहुत पहले इसके बारे में बोल चुका है। बहुत पहले इसके बारे में उन सब को व्यक्त भी कर चुका है। और ये वैदिक विज्ञान
का जो संस्थान काशी में भी स्थापित किया उत्तर प्रदेश शासन ने, यह इस भारत की ज्ञान की परंपरा को भी आने वाली पीढ़ी के साथ साथ देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के उत्कृष्ट माध्यम बनेंगे। ऐसे हर विश्वविद्यालय में कोई ना कोई नया शोध पीठ स्थापित करने, हम स्थानीय परंपरा को भी प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाएंगे। लोक कला हो, लोक गाथा हो, लोक परंपराएं हो। स्थानीय स्तर पर जिन महापुरुषों ने लोक भाषा में भी कुछ भी लेखन किया है, कुछ भी चिंतन किया है, उसको भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आखिर रामचरित्र मानस लोक भाषा में रची गई, लेकिन राम की गाथा को कितनी लोकप्रिय तरीके से, कितनी लोकप्रिय हुई है, जन जन में गाई जाती है, कितना उत्कृष्ट कार्य इसमें हुआ है। क्या इस पे हम आगे शोध को बढ़ावा देने का कार्य कर सकते हैं? रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लौकिक भाषा में संस्कृत का पहला महाकाव्य, दुनिया का पहला महाकाव्य है रामायण, जो लौकिक भाषा में, लोक की भाषा में रचा गया, उत्तर प्रदेश की धरती से हुआ। ऐसे अनगिनत कबीर का साहित्य, महायोगी गोरखनाथ का जो योग की परंपरा है, योग की दोनों परंपराएं आपको देखने को मिलती होंगी। एक परंपरा वह जो हम दार्शनिक स्वरूप में, जिसे हम अष्टांग योग के रूप में मान लेते हैं, लेकिन एक परंपरा वह जो इसका व्यावहारिक स्वरूप हो। और व्यावहारिक स्वरूप में योग किस रूप में? आज जब 21 जून की तिथि को दुनिया विश्व योग दिवस के रूप में मनाती है, तो भारत की ऋषि परंपरा के प्रति नतमस्तक होती हुई दिखाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक मंच पर योग की परंपरा को स्थापित करने का कार्य रहा हो, या फिर कुंभ को वैश्विक स्तर पर पहुंचा करके मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हम इसे सम्मान दिला सकें, यह कार्य उसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य, उसी श्रृंखला का हिस्सा है। योग और कुंभ की परंपराएं अगर वैश्विक मंच पर स्थापित हो सकती है, तो अन्य कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर अगर हम उसको प्रोत्साहित करें, अलग अलग भाषा में, अवधी में, भोजपुरी में, मैथिली में, बुंदेलखंडी में, ब्रज में अनेक उत्कृष्ट काव्य रचे गए, अनेक ऐसे कार्यक्रम और लोक कलाएं और लोक गाथाएं हैं जिन्हें संरक्षण करने का कार्य भी हमारे संस्थानों को करना पड़ेगा। क्योंकि लोक परंपरा, लोक संस्कृति और लोक से जुड़ी हुई इन परंपराओं का संरक्षण अगर स्थानीय स्तर पर हम लोग कर सकें, अलग अलग संस्थान अलग अलग कार्यों को लेकर के आगे बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि यह आत्मनिर्भर भारत की एक नई पूंजी के रूप में आगे बढ़ सकता है। और मुझे विश्वास है कि जब 100 वर्षों की इस यात्रा को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लिए गौरव का क्षण भी है, हमारे लिए अपना मूल्यांकन करने का अवसर भी है। और इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में लखनऊ विश्वविद्यालय सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। एक अच्छी शुरुआत विश्वविद्यालय ने प्रारंभ की है कि हम तकनीक के साथ भी जुड़ रहे हैं, लोक के साथ भी जुड़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। और साथ साथ हम लोगों ने यह भी तय किया है कि हम लोकल उत्पाद को स्थानीय स्तर पर कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसा समृद्धशाली राज्य अन्यत्र नहीं मिल पाएगा। इस दिशा में ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। एक शानदार यात्रा के लिए हृदय से अभिनंदन भी करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रदेश सरकार लखनऊ विश्वविद्यालय की शानदार यात्रा को
अति शानदार बनाने में अपना भरपूर सहयोग करेगी। आप सबकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।